चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेके आए हुए हैं आपके लिए जो आपका आज का पेपर हुआ 27 तारीख को महिला पर्यवेक्षक का, उसकी आंसर की। हमारे पास जो पेपर है वह है सेट ए। तो आप लोग अपना पेपर देख लीजिए। आपका कोई भी सेट होगा ABCD, क्वेश्चन बस आगे पीछे रहते हैं, बाकी पेपर सेम रहता है, तो आप क्वेश्चन उसके हिसाब से मिला सकते हैं। और हमारी जानकारी में ये जो आंसर की जो हम दे रहे हैं आपको, ये 100% सही है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए का पहला क्वेश्चन था, पोषण 2.0 के अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड क्या है। ठीक है, इसका आंसर है आंसर बी, 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन का वित्तीय मापदंड सरकार ने घोषित किया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। देखिए, जो मरासमस बीमारी है यह कुपोषण की ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। ये छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है 31.5, जो भारत की कुपोषण की दर 32.1 से कम है। ये जो 32.1% दिया है, ये भारत में कुपोषण की दर है। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए आपको वाला भी आंकड़ा दिया है, पर छत्तीसगढ़ की कम है, 31.3% है। आंसर है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। देखिए, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। अगला है, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड हैं। देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या जो आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है, यह खोला जाता है 300 से 800 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। ठीक, तो इसका आंसर है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वह मापदंड है। देखिए, पहले ये 25,000 था, लेकिन अभी सरकार ने 23-24 बजट में इसे बढ़ा के कर दिया है 50,000। ठीक, तो इसका आंसर होगा 50,000। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। देखिए, धारा 13 जो है, जिसमें जुर्माना और मुआवजे के प्रावधान बताए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, धारा 13। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में राज्य में बाल लिंगानुपात है। देखिए, एक्चुअली जो 2011 के आंकड़े हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बाल लिंगानुपात है वह 969 है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। अगर नियर बाई कोई आंसर लेता है तो नियर बाई आंसर हो सकता है 964 को सही मान ले, पर एग्जैक्ट आंसर 969 है, तो यह डिलीट ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। मिशन शक्ति के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पहला ऑप्शन दिया है वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन सामर्थ्य के घटक हैं। वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर है आंसर बी। ठीक, देखिए, संबल जो है इसका घटक, ये सुरक्षा का घटक है। ठीक, और जो सशक्तिकरण का घटक है वह है आपका सामर्थ्य। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक, ये सामर्थ्य में है। ठीक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस में है, सामर्थ्य में है, जबकि बाकी वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत ये संबल के घटक हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण के दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। मतलब जब से वजन त्यौहार चल रहा है तो लगातार जो कुपोषण का दर है घटता रहा, पर बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि कुपोषण के दर में वृद्धि हुई थी। इसका ऑप्शन है 2016-17। ठीक, 2015-16 में 29.8% था, और 2016-17 में यह बढ़ के 30.1% हो गया था। ठीक, जिसका आंसर है आंसर डी। छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है। ठीक, देखिए, इसका आंसर अभी एग्जैक्ट नहीं मिला है क्योंकि कुछ संशोधन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये राशि दी गई थी,
फिलहाल जो दिया जाता है 50,000 दिया जाता है, फिर भी इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इनमें से किस जिले में, अगला क्वेश्चन है, इनमें किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? देखिए, जो लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है वह रायपुर में नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जिलों में संप्रेक्षण गृह है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पे माताओं को दी जाने वाली राशि क्या है? माताओं को दी जाने वाली राशि है 6,000। ठीक, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 6,000। ठीक, पहले में कितना देते हैं? पहले में देते हैं आपका 5,000। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? देखिए, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग, सभी कोई जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। यह प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2014 से। ठीक, आपकी योजनाओं में से क्वेश्चन है। ये आपका अधिनियम से क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? तो इसका आंसर है धारा 44, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। पोषण अभियान का मुख्य घटक क्या नहीं है? देखिए, पोषण अभियान जन आंदोलन बनाना है, सही है। सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन करता है, ये भी ठीक है। विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण करता है, ये भी नहीं है। तो जो गलत है वह है पूरक पोषण आहार का वितरण। ठीक, पूरक पोषण आहार का वितरण इसके मुख्य घटकों में से नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है, इसको बढ़ा दिया गया, बढ़ा के किया गया है 12 लाख, आंसर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। चारों ही ऑप्शन में यह ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा? विलोपित होगा या हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो देखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर है राजनांदगांव है। 2400 से कुछ ज़्यादा स्वीकृत आंगनबाड़ी हैं राजनांदगांव में, बाकी सब जगह कम है राजनांदगांव की अपेक्षा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको ट्रायंगलों की संख्या गिननी थी। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। हमको इसमें जो ट्रायंगल की संख्या गिननी थी वो बेसिक तौर पे गिननी थी, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर इसमें आप कुल ट्रायंगलों की संख्या गिनेंगे तो ये आखिरी में 14 ट्रायंगल्स आते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है कौन थे। गुरु घासीदास जी थे। ठीक, फिर आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, आपको पढ़ाते समय भी ये बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सीरीज़ का क्वेश्चन था। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको सेट बनाना था। यहाँ पे जो सेट बनेगा ये 4 का सेट बनेगा, तो 4-4 का सेट बनाते जाएंगे अगर आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में कौन सा लेटर जो है वो नहीं है। जैसे इसमें ए है, बी है, सी नहीं है, फिर इसमें ए है, बी नहीं है, तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन से 4 सेट में कौन सा लेटर मिसिंग है। तो 23rd का आंसर अगर आप इस बेसिस पे बनाएंगे तो आपका आएगा ए। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हुए कौन सा अभियान चलाया गया था? देखिए, यह अभियान चलाया गया था 24 अप्रैल को, और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी। अगर आप हमारे करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे या देखे होंगे तो उसमें आपको यह मिल जाएगा। ठीक, अगला है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं? पाली भाषा में लिखे जाते हैं। अशोक के अभिलेख जितने मिले हैं सब पाली भाषा में मिले हैं। इसके बाद रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है
नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इसमें दो सार्थक क्रम हो सकते हैं। यहाँ पे आपको चाबी, यहाँ पे आपको दिया गया है देश, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला और देश। आपको सबसे पहले तो यही देखना था कि इसमें सबसे बड़ी इकाई जो है वो देश है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। बाकी इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन कॉमन है, सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस को बीच में चेंज किया गया है। तो 27वें का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सी क्यों आएगा? सी इसलिए आएगा क्योंकि मोहल्ला आपका समुदाय के कंपैरिजन में एक छोटी इकाई है। मोहल्ला छोटा होता है, समुदाय बहुत बड़ा होता है। तो 27वें का आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, G20 शिखर सम्मेलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो देखिए ये भारत में होने वाला है, नई दिल्ली में। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, ये भी सीरीज़ का ही क्वेश्चन है और इसमें जैसे आपको पढ़ाते समय बताया गया था कि यहाँ पे अगर पहले दो लेटर्स के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप दिखता है तो मतलब ये डुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है, डबल सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी दो सीरीज़ बनेंगी, एक बनेगी ZWTQ वाली और दूसरी बनेगी SOK और G वाली। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इन हर के बीच में 3 का गैप है। Z हमने आपको एक चार्ट बनाना सिखाया था जिसके थ्रू ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। और S वाली सीरीज़ में देखेंगे तो -4 का गैप है। तो आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन A, N और C। Q से अगर मैं 3 स्टेप और पीछे जाऊंगा तो N आता है और G से अगर 4 स्टेप पीछे जाएंगे तो C आता है। देखिए, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप अगर थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो क्या होता है, ऊनी कपड़े क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो गर्म हवा है उसको बाहर वायुमंडल में जाने नहीं देते, उसे अवशोषित करके रखते हैं। इस कारण हमें फिर गर्मी महसूस होती है। तो इसका आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी। ठीक, देखिए फिर से सीरीज से ही क्वेश्चन आया है। मैंने आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक इसीलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि एक गेसिंग होती है किसी भी टीचर की, तो एक्सपीरियंस ये लग रहा था कि इसी श्रेणी के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं की प्रैक्टिस आपको क्लास में भी करवाई गई थी। जो फ्री क्लासेस चल रही थी उसमें भी इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपसे करवाई थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन है और क्यों अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 5 और 10 में डिफरेंस मिल जाएगा, फिर आपको 26 और उसके बाद वाले में डिफरेंस नहीं मिलेगा और इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अंततः आपके पास एक ही डिफरेंस बचेगा। मतलब ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ सारे नंबर बढ़ते क्रम है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन था। ये कैसे बनेगा देखिए, 2 × 2 + 1 = 5। आप जानते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 एक लौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। दूसरे में अगर आप दूसरा प्राइम नंबर देखेंगे तो 3 × 3 + 1, 3 × 3 = 9 + 1 10। ऐसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ के लिए आएगा 7 × 7 + 1 यानी 49 + 1 50। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका इसमें B 50। ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है मगर ये भी आपको घुमाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसके 2 सीक्वेंस बन सकते हैं। आपने चाबी ली, चाबी से ताला खोला, ताला खुलते ही दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा खुलते ही कमरा खुल जाएगा और कमरे में आने के बाद आप लाइट बंद कर सकते हैं, ठीक है, या ऑन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें ये हो सकता है कि आपने लाइट ऑन की, कहीं बाहर जाते समय कमरा बंद किया, उसमें दरवाज़ा बंद किया, फिर ताला लगाया और फिर चाबी लेके चले गए। मगर यहाँ पे आपको जो देखना होगा वो आपको देखना होगा चाबी और ताले का कॉम्बिनेशन। चाबी मतलब 1, ताला मतलब 3 और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन सी में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का होगा? देखिए जो इसमें जो हमारे लोकसभा में जब हम देखते हैं उसमें सदस्य का क्या दिखाया जाता है? सदस्य का दिखाया जाता है क्या कि उसकी योग्यताएं, उसकी योग्यता में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य क्या होना चाहिए? दिवालिया, पागल, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 84 है उसमें यह बताया गया है कि यह जो विकृत चित्त वाली चीज़ है यह कौन डिसाइड करता? कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, इसे सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है आपका रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रे सर्फ को। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धि के फलस्वरूप दी जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शहीद कौशल यादव पुरस्कार है। ये कहाँ के थे? यह दुर्ग भिलाई के थे। ठीक, भारत में अगला क्वेश्चन है भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को इसको जानना चाहिए। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। अगला है भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? देखिए भारत में जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है यह क्षेत्र प्रदान करता है आपका कहाँ गया? कृषि। भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है अभी भी कृषि प्रदान करता है। लगभग 50% के आसपास का रोजगार जो है भारत में कृषि के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, अगला है आपका भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही है? ठीक, देखिए भारत के महान्यायवादी के विषय में आपसे 2 स्टेटमेंट देके पूछ रहा है। वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। हाँ, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता मगर फिर भी वो इनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बैठ सकता है। हाँ, वो संयुक्त बैठक में भी बैठ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सतत विकास के लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित गए हैं? देखिए टोटल जो यूएन के द्वारा है ये 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो हर देश को फुलफिल करने हैं। तो आपका अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ ओलंपिक 23-24 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहले तो इसमें हमको ढूंढना है असत्य कथन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जल्दी में, जैसे देखिए इसका शुभारंभ हरेली त्यौहार से होता है, टिक मार दिए। ठीक, तो वो तो टिक मार दी लेकिन एक बार गोला भर गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। देखिए इसका शुभारंभ हरेली त्यौहार से हुआ है, बात सही है। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, ये भी ठीक है। 6 स्तरों पर इसका आयोजन होगा, ये भी ठीक है। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विकास विभाग को होगा, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो गया, मतलब का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन दूसरे एग्ज़ाम्स में, मगर मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन विलोपित होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन विलोपित होगा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए, ब्लू और स्काई, और यहाँ पे ये पूरा एक ही वर्ड दे दिया गया है। एक्चुअल जो क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उसमें यहाँ पे गैप था, तो इस गैप से आपको इस वर्ड को और इस वर्ड को आइडेंटिफाई करना इजी हो जा रहा था। जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसमें SPADI को रेस की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो जब आप ऑप्शन देखोगे रेस कार आपको बताना है, तो रेस और कार अलग अलग शब्द हो जाते हैं। SPADI जो है वो आपका रेस को दिखा रहा था, तो यहाँ पे इससे हम रेस को ढूंढ सकते थे, मगर क्योंकि ये इस तरह से दिखा दे रहा है कि आप नहीं बता पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, तो इसमें देखिए असत्य क्या है। पहला है प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है, सही है। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ 2 वर्ष का पंजीयन होना चाहिए। वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे?
यह थे बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सब कोई जानते हैं इसका क्या स्रोत है, परमाणु संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वहाँ पे हाइड्रोजन जब ज़्यादा मात्रा में है, गर्मी काफ़ी है, जिससे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? देखिए, चक्रधर समारोह होता है रायगढ़ में आयोजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, देखिए इस क्वेश्चन में रक्त संबंध के बारे में पूछा गया है। आपको बोल दिया गया है कि क्या प्लस का साइन अगर है तो ए इसका मतलब है कि बी की माँ है ए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि आप ये सीक्वेंस का ध्यान रखें कि पहले ए दिया है कि बी दिया है। हमको यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से ऐसे कौन सा वो कॉम्बिनेशन है जो ये दिखाता है कि P जो है वो Q का अंकल है या मामा लगता है। ठीक है, तो इसमें हमको एक ही चीज़ बतानी होगी, इसमें हमको एक ही चीज़ ये देखनी है कि P कौन सी इसमें मेल आ रहा है। मेल किस में आएगा ये हमको देखना पड़ेगा। हमको यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रखनी होगी। आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, P जो होगा वो Q के माँ का भाई होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है आपको, ये ऐसा बनना चाहिए। P जो है वो Q की माँ का भाई होता है। तो हम इसी इक्वेशन को प्रूव करके देखेंगे। अगर आप ऑप्शन सी में एक में रखते जाएंगे, ऑप्शन सी इसको फुलफ़िल करता है। P जो है वो M का भाई है और M जो है वो N की माँ है और N जो है वो Q की बहन है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि P जो है वो Q का मामा है। हाँ, ये है त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? ये संविधान का एक प्रश्न है। इसमें अगर आप देखेंगे, स्पीकर जो है वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को संबोधित करते हुए देते हैं और डिप्टी स्पीकर अपने रेजिग्नेशन में स्पीकर को संबोधित करते हैं। ये दोनों ही तथ्य सही हैं। राज्यसभा के सभापति उपसभापति को संबोधित करते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति से होता है, तो ये अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। मतलब तीसरा जो है ये गलत है। ऑप्शंस में देखिए, जिसमें 3 होगा वो गलत होगा और जिसमें 3 नहीं होगा एक वही बचा। यही आपका सही आंसर है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये बच्चों को नंबर देने के लिए दिया गया था। महानदी का उद्गम सब जानते हैं कि सिहावा पर्वत से होता है। देखिए फिर से सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको देखिए आपको पूरी सीरीज़ को देखना था और एक रिलेशन निकाल के यहाँ पे क्या आएगा ये बताना था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए के बाद बी नहीं लिखा है, सी के बाद डी नहीं लिखा है, ई के बाद एफ नहीं लिखा है और जी के बाद एच नहीं लिखा है। मतलब ऑल्टरनेट लेटर्स की सीरीज़ है ये। मगर यहाँ पे जब ये चेंज होता है ग्रुप, तो आई के बाद जे आया है, यहाँ पे एक को छोड़ा नहीं है, आई के बाद जे आया है। वैसे यहाँ आर के बाद एस आया है, तो यहाँ ए के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ ए के बाद आना चाहिए बी, और बी से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए ये फिगर बनाने वाला क्वेश्चन था। इसमें एज सच कुछ समझने का नहीं होता है, आपको इमेजिन करके देखना होता है कि अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये कैसा फिगर बनेगा। ये जो फिगर बन रहा है इसमें इसमें 2 और 3 ये और ये दोनों तरह के फिगर बनेंगे। तो इसका आंसर आएगा केवल 2 और 3। 2 और 3 केवल इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये पूरा ब्लैक है, मगर जो आपका फिगर दिया है इसमें ये एक ट्रायंगल ऐसा है जो वाइट है, ये पूरा शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है। तो जब आपका फिगर बनेगा तो उसमें से 3 पॉइंट शेडेड होंगे,
और ये जो डॉट आएगा ये शेडेड वाले साइड में ही आएगा। दूसरा ये वाला फिगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल, ये दो अनशेडेड ट्रायंगल है, तो ये नहीं हो सकता। इस वाले में पूरे शेडेड थे तो ये नहीं हो सकता, यही दोनों सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। देखिए जो इसमें जो खनन एवं उत्खनन है यह है आपका प्राथमिक क्षेत्र में शामिल सेक्टर है। हालांकि जब हम गणना करते हैं क्षेत्र वाइज तब इसको हम उद्योग के साथ लेते हैं। देखिए जो क्षेत्र कितने हैं अर्थव्यवस्था के, 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। जब हम ऐसे लेते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन आता है, लेकिन जब हम इसके जो उत्पादन हो रहा है उसके वाइज लेते हैं कृषि, सेवा और व्यापार में, कृषि, सेवा और उद्योग में, तो यह जो सेक्टर है आपका खनन उत्खनन ये उद्योग में चला जाता है। यहाँ पूछ रहा है द्वितीयक क्षेत्र में, तो खनन उत्खनन द्वितीयक क्षेत्र का नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है आपका, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है। देखिए नामसाई घोषणा का संबंध जो है वह है असम और अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ गाँव का कुछ विवाद चल रहा था, उसके दौरान यह डिक्लेरेशन किया गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है। अगर आप करंट अफेयर के हमारे सेशन कंटिन्यू देख रहे होते तो आपको पता होता कि ये कहाँ पे है। यह है जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, जिसका उद्घाटन किसने किया गया है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। देखिए ये एग्जैक्टली वही फिगर है जो आपको क्लास में बना के दिखाया गया था। नंबर भी इसमें जो अंदर दिए हैं ये सेम नंबर भी मैंने आपको क्लास में लिख के दिखाए थे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर ये जो स्क्वायर है ये ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रशिक्षित नर्सें हैं, जो सर्कल है वो दिखा रहा है विवाहित लोगों को, और जो ट्रायंगल है वो दिखा रहा है अस्पताल में जो नर्सें हैं उनको। अब ये आपसे पूछ रहा है अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सें, अविवाहित बोल रहा है मतलब हमको सर्कल के अंदर का कोई नंबर नहीं देखना, और इसमें क्या बोल रहा है अस्पताल में बोल रहा है। अस्पताल वाले कहाँ हैं, अस्पताल वाले केवल ट्रायंगल में हैं, और ये क्या बोल रहा है प्रशिक्षित बोल रहा है, प्रशिक्षित वाले केवल रेक्टेंगल में हैं। तो ऐसे जब आप शॉर्ट करते जाएंगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा नंबर 4 जो कि है ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। देखिए ये चल रहा है आपका दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। ठीक, आपको याद होगा कि उज्जैन में एक महाकाल का कॉरिडोर बना था, उसी से प्रेरणा लेके हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी छत्तीसगढ़ में कैसे कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया, और उन्होंने इस कॉरिडोर को लिए कौन सा मंदिर चुना, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, जहाँ पे ये कार्य चल रहा है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। देखिए अगर क्रम देखा जाए तो अगर समय देखते तो ये 13वीं का होता, पर आपको पता होगा कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया है। ठीक, तब तक चली है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अब नीति आयोग बन गया है और ये 15 वर्षों के लंबे उद्देश्य को लेकर चल रहा है। तो अभी वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 का हो गया आपका ऑप्शन डी। संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता। इसका आंसर अगर आपने एक भी संविधान की क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। आंसर बी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। ठीक, अगर आप लोग क्या, मेरे को लगता है 99% लोग सुने होंगे वीर नारायण सिंह शहीद हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहा जाता है इन्हें। ठीक, 1857 में इनको फांसी दे दी गई थी। ये कहाँ का था क्षेत्र इनका, सोना खान का क्षेत्र था। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आपको पता होगा, इंद्रावती, फिर गुरु घासीदास और आपका कांगेर वैली। ठीक,
तो टोटल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है अभी छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला आ जाते हैं अपन हिंदी वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी का, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। 62 क्वेश्चन है, आँखों के सामने के लिए शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। आँखों के सामने के लिए क्या है? प्रति अक्ष, मतलब अक्ष के सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 63, वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल का कौन सा भेद है? देखिए जब भी ऐसी कंडीशनल वाले वाक्य होते हैं कि वह आएगा तब अगला काम होगा, तो इसमें होगा हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक, 64 क्वेश्चन देखते हैं, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए जब भी यह वह, मतलब जहाँ पे कुछ निश्चित पॉइंटेड किया जा रहा है, जब ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पे हो जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चित है। यह जो बोल रहा है शब्द, यहाँ पे जो यह शब्द आया है यह निश्चित दिखा रहा है, मतलब इसमें इसको कोई कंफ्यूजन नहीं कि कोई और कार्य है कि यह है, तो उसको इस काम के बारे में जानकारी है, तो यह जो हुआ यह निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो 64 का ऑप्शन है बी। 65 में देखते हैं, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। अनुनासिक चिन्ह को क्या बोलते हैं? अनुनासिक चिन्ह को बोलते हैं चंद्र बिंदु। कौन सा है? एकमात्र है यहाँ पे हास। ठीक, अगला है 66, छत्तीसगढ़ी में ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। देखिए छत्तीसगढ़ में ओंगना शब्द जो है, ओंगना बोलते हैं हम लोग आरंडी के तेल को, जिसको बैलगाड़ी में डाला जाता है, तो गाड़ी में तेल डालने के लिए। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। 67 है, बात करने के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होती है। क्या होती है? देखिए खच्चित मतलब निश्चित होता है, बोरियाना मतलब तो मतलब बोर होना होता है। ठीक, मतलब कि आप खाली बैठे हो ना। इसका जो ऑप्शन है वह है सही ओझियाना। ओझियाना मतलब होता है बातें करना। अगला देखते हैं 68, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे तद्भव भी होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, और यह है आपका रोटी। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा और बहुत इजी पेपर था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, बहुत इजी भी नहीं था, पर एक एवरेज था, पोस्ट के हिसाब से बहुत सही पेपर आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। देखिए ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ बेसिक शब्द होते हैं जिनका एक मतलब होता है, लेकिन जब हम उनको और तोड़ते हैं तो उससे जो खंड बनेगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परिमाण बोधक विशेषण है। देखिए परिमाण विशेषण ऐसा विशेषण जो परिमाण बताए। परिमाण बताए मतलब मात्रा बताए, गिनती में बताएगा, तौल में बताएगा, माप तौल पर कहीं ना कहीं बताना चाहिए, कोई मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है 10 हाथ जगह, तो इसका सही ऑप्शन है 10 हाथ जगह। अगला देखते हैं, आपको मुहावरा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में, दांत काटी रोटी। देखिए दांत काटी रोटी मतलब बहुत गहरी दोस्ती होती है, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 72, मैं अपन कामला आप कर लूँ में सर्वनाम है। देखिए जब ये आ गया मैं और अपन कामला आप कर लूँ, जब खुद कोई काम करने के बारे में किया जाता है कोई वाक्य, तो वहाँ पे जो सर्वनाम होता है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 73, अशुद्ध वाक्य है। ठीक, 73 में अशुद्ध वाक्य, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, यह काम आप पर निर्भर है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। देखिए जो श्रद्धा करता हूँ, श्रद्धा की नहीं जाती, श्रद्धा क्या की जाती है? रखी जाती है। तो मैं आप पे श्रद्धा रखता हूँ, ये सही वाक्य होगा, क्योंकि हमसे पूछा है अशुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 74, समूहवाचक संज्ञा है। समूह बताना चाहिए, सिंधु नदी का नाम है, नहीं है, व्यक्तिवाचक होगा। ठग में एक पूरी जातिवाचक बता रही, ठगों की पूरी जाति है। तूफान भी आपका जातिवाचक है, लेकिन जो गिरोह है यह छोटे ठगों के समूह या कुछ चुनिंदा बदमाशों के समूह को गिरोह कहते हैं, मतलब एक छोटा समूह होता है जिसको आप फिक्स रूप से समूह कह सकते हैं। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा आपका गिरोह। ठीक, समूहवाचक में जैसे हम लोग आ जाते हैं टीचर समूहवाचक आ जाता है, क्योंकि किस पुष्पक टीचर आ जाते हैं। ठीक, चलिए अगला है आपका प्रत्यक्ष का विलोमार्थी। प्रत्यक्ष मतलब आँख के सामने, तो इसका विलोम होगा जो आँख के सामने ना हो, तो इसका ऑप्शन हो गया परोक्ष। परोक्ष मतलब आँख से दूर।
ठीक, चलिए आपका अगला पार्ट शुरू होता है सामान्य अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस हैड कम द थीव्स हैड रन अवे। बिफोर द पुलिस हैड कम द थीव्स रैन अवे। बिफोर द पुलिस केम द थीव्स रैन अवे। इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट सेंटेंस है वो है सेंटेंस ए, बिफोर द पुलिस केम द थीव्स हैड रन अवे। दीज बुक्स ऑफ डैश आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन डालना है। तो दीज बुक, दीज मतलब मल्टीपल बुक्स की बात कर रहा है। किसकी बुक्स की बात कर रहा है? उनकी बुक की बात कर रहा है। देम नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, इसमें आएगा दीज बुक ऑफ देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, 78 क्वेश्चन देखेंगे। 78 क्वेश्चन में है पैसिव वॉइस कौन सी इसमें सही है। हु स्टार्ट्स द पंप, पंप कौन शुरू करता है? तो इसमें आएगा बाय हुम इज द पंप स्टार्टेड। ठीक है, 79 यहाँ पे आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है। तो इसमें 79 में मेंटेनेंस की स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही है। ये होती है मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग, ऑप्शन बी। मिस स्वाति लिव्स, क्वेश्चन नंबर 80 है, मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचेस एट अ कॉलेज इन भिलाई। शी डैश फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा, ऊपर नीचे। डज अप्स एंड डाउन्स नहीं, गोज अप्स एंड डाउन नहीं होता, कम्यूट होता है। कहीं पे आने जाने को रेगुलरली कम्यूट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी होगा 80 का आंसर। द डैश ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे जो मिल्क मेड दिया गया है, मिल्क मेड वो महिला होती है, वो लेडी होती हैं जो दूध निकालने का काम करती हैं और उससे दही या चीज़ बनाने का काम करती हैं। मिल्क लेडी जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ऑप्शन बी हम देख चुके हैं कि गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? मिल्क वुमेन। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिल्क वुमेन या मिल्क मैन इज़ द पर्सन हु डिलीवर्स मिल्क टू योर प्लेस। माई डैश हैज़ कम होम फ्रॉम तीजा। यहाँ पे आपको तीजा के बारे में पता होना चाहिए कि तीजा में कौन आता है। तीजा में महिलाएं जाती हैं और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉज और सिस्टर्स इन लॉज। तो जहाँ जहाँ पे ये लॉज 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 है ना, ये सारे गलत हैं। सिस्टर इन लॉ होता है और वो आए हैं, बहुत हो सकता है एक से ज़्यादा उसकी वो हो, तो यहाँ पे आएगा माई सिस्टर्स इन लॉ हैव कम होम फॉर तीजा। देयर आर मैनी स्पॉटी डैश इन द फ्लॉक। देखिए यहाँ पे शिप नहीं होगा, लैम भेड़ के बच्चों को कहा जाता है। शीप्स वर्ड नहीं होता। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना था कि शीप एक एक्सेप्शन है, इसमें प्लूरल जो होता है शीप का वो भी शीप ही होता है। तो यहाँ पे शीप्स नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस। यहाँ पे शीप आएगा। दीज आर मैनी, देयर आर मैनी स्पॉटी शीप इन द फ्लॉक। तो ऑप्शन ए सही है 83 के लिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अपोजिट ऑफ कोर्स। कोर्स का मतलब जो होता है थोड़ा मोटा पिसा हुआ, जैसे कोर्सली ग्राउंड फ्लोर, थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटा।
तो जो थोड़ा मोटा या कोर्स पिसी हुई चीज़ होती है उसका अपोजिट होता है फाइन। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, देखिए मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर, सेज मतलब तो हो जाता है साधु, प्रिस्टेस भी कोई वर्ड नहीं होता, नन एक वर्ड होता है जिसको हम मॉन्क के फीमेल वर्जन की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा 85 में ऑप्शन बी नन। ठीक है, यहाँ पे आपका मैथ्स का पार्ट शुरू होता है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपको नंबर देने के लिए था, क्या बोल रहा है ये 4/9 इज इक्वल टू 12/x। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना था आपको, इसको सिर्फ सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता 27। 12 इंटू 9/4, आप इसको सॉल्व करते तो आ जाता आपका आंसर 27। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी बना सकते थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ट्रिक से भी बना सकते थे। 1 रुपये के अमाउंट को डबल होने में कितना टाइम लग रहा था? 1 रुपये को 2 रुपये होने में लग रहे थे 4 साल। अगर मैंने कहीं पे 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो 4 साल बाद मुझे कितना मिल गया? 2 रुपये। अब मेरे ये 2 रुपये फिर से इन्वेस्ट हो गए तो और 4, 4 + 4 मतलब 8 साल बाद मुझे कितना मिल गया? इसका दुगना 4 रुपये। फिर से ये 4 रुपये अगर इन्वेस्ट हो जाते हैं तो यहाँ 8 + 4 यानी कि 12 साल बाद मुझे इसका दुगना मिलेगा, यानी 8 रुपये मिलेगा। आपसे पूछ भी यही रहा है कि कितने वर्षों में वो राशि 8 गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। तो ये राशि कितने समय में 8 गुना हो रही है? 12 वर्षों में। ठीक है, 12 ईयर्स में ये राशि इतनी हो जाती है। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आपको पूछा है कि एक ट्रायंगल है, आपको कौन सा ट्रायंगल बताया? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे इसके एक साइड में 8 सेंटीमीटर बड़े 2 स्क्वायर्स हैं। ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। स्क्वायर का एरिया होता है a² और इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 × a²। 8 का स्क्वायर बेसिकली हमको 3 बार लेना होगा। एक a² यहाँ के लिए, एक a² यहाँ के लिए, एक a² यहाँ के लिए। अगर सिर्फ इतना भी आप सॉल्व कर लेते, अगर आपको इतना भी पता होता तो आपको इसका आंसर मिल जाता। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 इंटू अगर आप 3 कर लेते तो आपको मिल जाता 192। यहाँ पे सारे ऑप्शंस में केवल ऑप्शन सी एक ऐसा है जिसमें 192 है, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। 89th क्वेश्चन जो है ऑन व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था। PRT/100 कर देते तो आपका आंसर आ जाता इसमें। और इसमें आपको देखो प्रिंसिपल ही आपको निकालना है और आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। और आपसे आप बोलोगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं पता है, ये होता है इंटरेस्ट के बराबर। आपको इंटरेस्ट भी पता है, 1 रुपये पर डे का इंटरेस्ट आ रहा है। और ये भी बोल दिया है कि वो लीप ईयर नहीं है, मतलब आपका इंटरेस्ट जो हुआ वो हुआ 365 रुपीज़। तो यहाँ से आप अपना P निकाल सकते हो। P कैसे निकलेगा? P निकलेगा I × 100। I कितना है आपका? 365। दिस विल बी डिवाइडेड बाई 6.25। 1/4 इज इक्वल्स टू 6.25। तो आंसर आ जाता है आपका 5840 रुपये, विच इज़ इन ऑप्शन डी। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ m। देखो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे अगर आपको 5 नंबर दिए गए हैं तो अगर आप यहाँ से इनका एवरेज निकालोगे तो जो बीच वाला नंबर होता है वही एवरेज होता है। यहाँ पे कितना आया? 3। अब ये क्या बोल रहा है?
कि अगर इसको हम 8 तक एक्सटेंड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये इवन नंबर होता है तो हमको जो एवरेज मिलता है वो एक डेसिमल फॉर्म में मिलता है। 4 यहाँ 4 यहाँ, तो इसके बीच का कौन सा नंबर होगा? 4.5। यहाँ 4.5 है, यहाँ 3 है, इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 1.5 का, विच इज़ योर ऑप्शन डी। 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी 1.5। तो कितना अधिक है पूछा ना, ये 3 था, ये 4.5 हो गया, तो 1.5 अधिक है वो। ठीक है। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 15। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो 12 नंबरों का एवरेज अगर 15 है तो उसका टोटल ऐसे ही निकालेंगे आप। और क्या बोल रहा है कि अगर उसमें एक और नंबर जो कि है कितना 41, उसे जोड़ दिया जाता है, मतलब 13वां नंबर जोड़ दिया जाता है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? आपको इसको सॉल्व करना था। ये सॉल्व करने पे आता है 17 इज़ योर करेक्ट आंसर। इक्वेशन बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 92 जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपका आंसर 6.25 आता है। सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं ये, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत इजी पेपर आया था। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने बनाया होगा। देखिए प्राइस ऑफ ऑयल अगर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 90%। तो ये इस तरह का क्वेश्चन, और आपको ये बताना है कि उसके प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। ये मैंने आपको क्लास में ट्रिक से बनाना सिखाया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। ट्रिक से ये क्वेश्चन हम कैसे बना रहे थे? ट्रिक से ये क्वेश्चन हम बना रहे थे आर मतलब जो रेट ऑफ चेंज है, हमको यहाँ पे एक ही नंबर दिया हुआ है प्रतिशत में, डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इंटू 100। सिर्फ इतना करना था, और ये करने से हमारा आंसर कितना आ रहा था? ऑप्शन बी 47 7/19। क्या करना था हमको? 90 बाई, यहाँ भी आर है सॉरी, 90/100 प्लस 90 इंटू 100 करना था, और हमारा ऑप्शन आएगा 47 7/19। ओके, तो 93 क्वेश्चन हो गया। 94th क्वेश्चन देखिए, 94th क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। देखिए 94th क्वेश्चन जो है, इसमें अगर आप इस पावर को डेसिमल से चेंज कर लेंगे ना फ्रैक्शन में, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। देखो 1.5 को अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, और 0.5 को भी अगर आपको चेंज करना है तो इससे भी 10 से डिवाइड कर दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ठीक है, तो अगर 2 रेज़ पावर 1.5 बाई 2 रेज़ पावर 0.5 है, आपको ये भी पता होगा कि अगर 2 रेज़ पावर x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ पावर x माइनस y लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 रेज़ पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 1/2, या इसको अगर ऊपर ले जाता हूँ तो इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर क्या आता है? 2/1। ठीक है, 2:1 का रेशियो आता है इसमें। 95th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95th क्वेश्चन में ए की इनकम बी की इनकम के 15% के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमको सबकी इनकम एक एक करके कैलकुलेट करनी पड़ती है। आप पहले ए की इनकम निकालोगे, फिर बी की इनकम निकालोगे, तो सबसे आखिरी में आपको किसकी इनकम दी है? सी की इनकम दी है। सबसे पहले सी की निकलेगी, सी से आप बी की निकालेंगे, बी से फिर ए की निकलेगी, और अगर आप उसको टोटल करते हैं तो आपका आता है 18,000, यानी कि ऑप्शन सी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। देखो, परचेज ऑफ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट, ए परचेज द आर्टिकल एंड सोल्ड इट ऑन सो एंड सो। आपको इसमें ये बताना है कि परचेज इसका वैल्यू क्या था, किस प्राइस पे इसने इसको खरीदा था।
96 क्वेश्चन जो है ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी के सीओपी के जो टियर 1 का पेपर होता है उसमें 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको कुछ नहीं करना था। 480 उसका प्राइस था। पहली बार जो लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था? 20% का, मतलब 100 में से 20 जाएगा तो 0.8। दूसरी बार जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 20% का, 100 प्लस 20 1.2, कुल मिला के ये आ जाता है आपका 500 रुपये। तो 500 रुपये वॉज द प्राइस। 97, इसमें भी देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को नंबर देने के लिए ही देता है एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में। 21 इज इक्वल्स टू 13/31। ये क्या बोल रहा है? इसमें क्या ऐड किया जाएगा? जब आप ऐड करेंगे तो आपको सब जगह ऐड करना होगा। आपके पास एक इक्वेशन है और एक ही अननोन भी है। एक इक्वेशन से एक अननोन निकालना बहुत ही आसान होता है। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी यानी कि 5। ठीक है। 98 क्वेश्चन में एक घंटा एक हफ्ते का कितना पार्ट होता है ये आपको बताना था। देखो एक हफ्ता में अगर आप एक दिन निकालोगे, ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? 1 आवर बाई 1 वीक, ये आपको इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे? ये 1 आवर हुआ। ये एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन में होते हैं कितने? 24 घंटे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/168, और इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो ये कट के आएगा 0.0059। ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए में दिया है। बताओ। देखिए 99 में आपसे पूछ रहा है अगर 25% रिडक्शन होता है और कंजम्पशन में 20% की इंक्रीज होती है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। इसका आंसर 10% इंक्रीज आता है। तो ऑप्शन सी था इसका करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था? इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू अज्यूम करनी थी किसी एक की। अगर आप किसी एक की वैल्यू अज्यूम कर लेते, जैसे आपने p की वैल्यू अगर x अज्यूम कर ली होती तो q की वैल्यू क्या हो जाती? 2x हो जाती, और r की वैल्यू कितनी हो जाती? 4x हो जाती। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके आपको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने पे आपको फाइनली मिलता 5x इज इक्वल्स टू 5p। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। बहुत आसान पेपर था। उम्मीद करते हैं कि आपसे पेपर अच्छे से बना होगा। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने बनाया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं या सर ने जो अधिनियम के पार्ट्स पढ़ाए थे उसी में से सब आया है। काफ़ी कुछ आपसे बनना चाहिए था। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलते हैं।